हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीआईबी के सिलेबस के बारे में कि सीआईबी का क्या सिलेबस है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि अभी तक जानकारी में है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर नवंबर में इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो ये दिसंबर लास्ट या जनवरी में इसका एग्जाम भी संभव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सीआईबी का सिलेबस क्या है। इसमें दोस्तों 3 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 कंपल्सरी पेपर हैं और एक जो थर्ड पेपर होता है वो आपका इलेक्टिव पेपर होता है। इसमें इलेक्टिव पेपर में 11 पेपर होते हैं। 11 पेपर में से किसी एक पेपर को कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। तो आइए हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है। कंपल्सरी पेपर फर्स्ट जो है वो है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट की कि मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉड्यूल फर्स्ट इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमी क्या है और कितने टाइप का होता है, इसका मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है। ये सारा कुछ मतलब हम इस पे जानेंगे। जैसे इसमें मेन जो टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे कि द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी एंड एफिशिएंसी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ब्रीफ। यानी इसमें टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब 2 टाइप इकोनॉमिक्स के होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ब्रीफ। इसको मतलब इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है और इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है। जैसे इकोनॉमी 3 टाइप की है, मार्केट, कमांड एंड मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, इसे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में हम बिजनेस साइकिल के का अध्ययन करेंगे। मनी एंड बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन क्या है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। ये सारा कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके क्या मतलब रिफॉर्म हुए हैं, इसके रिसेंट रिफॉर्म क्या हैं, ये हम इसमें सारा कुछ बात करेंगे। अब इसका आता है दोस्तों मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी जो कि टोटली मैथमेटिक्स है, हम कह सकते हैं टोटली मैथमेटिक्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड आएंगे, इसमें थ्योरी भी आती है। तो पहले जो हमारा मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए में हमने समझ लिया क्या होता है। मॉड्यूल ए में हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मॉड्यूल ए में क्या होता है, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। मॉड्यूल ए में क्या बताया गया है, इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, इकोनॉमी कितने टाइप की इकोनॉमिक्स कितने टाइप का होता है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, भारत की कौन सी इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। दूसरा जो ये पूरा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है। सेकंड जो आपका है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि इसमें सारा कैलकुलेशंस से रिलेटेड, यानी हम कह सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स के सवाल एग्जाम में ज्यादा आएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी के टाइम के अकॉर्डिंग मनी की क्या वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट कैश फ्लो, sampling method, presentation of data, analysis and interpretation of sample data, hypothesis and testing, time series analysis, mean standard,
dimension, correlation, regression, covariance, and volatility, probability distribution, confidence interval analysis, estimating parameters of distribution, bond valuation, duration, modified duration, linear programming, decision making situation, statistical analysis using spreadsheets, features of spreadsheet, micro private, oh sorry, private table, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला, यानी इसमें हम मेन जो है वो बात करेंगे कि टाइम वैल्यू क्या है। टाइम वैल्यू के हिसाब से मतलब उसकी टाइम वैल्यू के हिसाब से मनी की क्या वैल्यू होती है, कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मनी की क्या वैल्यू होती है। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी, नेट फ्यूचर वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस तरह से। इसमें टू टाइप के वो होते हैं, वो आपको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और ड्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। और कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन यानी हम, जैसा कि हम लोगों ने टेंथ के एग्जाम में भी पढ़ा है और जो स्टूडेंट इंटर में मैथमेटिक्स रहा है तो उन्होंने पढ़ा होगा। तो रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, इसको हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम दो डाटा मतलब जो दो डेटा दिए हुए हैं उन दो डेटों के बीच में इनका कैसे संबंध में स्थापित करते हैं, इसका क्या है, तो ये हम इस पे जानकारी प्राप्त करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे लीनियर लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। इसका मॉड्यूल आपका सी, मॉड्यूल सी ये हमारा एचआरडी से रिलेटेड है, यानी इसी एचआरएम का है। एचआरएम इन बैंक्स, मतलब बैंकों में एचआरएम की क्या वैल्यू है, कि कोई भी संस्था हो उसमें एचआरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बैंकों में एचआरडी होता है और एचआरएम, एचआरएम इज द ट्री एंड एचआरडी इज इट्स ब्रांच। मतलब एचआरएम क्या है, एक ट्री है, और एचआरडी क्या है, एक ब्रांच है। इसमें हम अध्ययन करेंगे फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, डेवलपमेंट ऑफ एचआरएम इन इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी, दोनों में रिलेशन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एचआरडी, रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल, कि जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं उनका क्या रोल है, ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमन की जो पावर है, ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन का ह्यूमन रिसोर्सेस जो है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है अपने एम्प्लॉइयों को और उनको डेवलप किया जाता है। एटीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, इसमें उसके एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग रोल मतलब इसके क्या इम्पैक्ट है, ट्रेनिंग से क्या होता है। करियर पाथ है, प्लानिंग एंड काउंसलिंग है, एम्प्लॉय बिहेवियर थ्योरी या मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, रोल कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम। इसमें अप्रेजल सिस्टम में भी है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करता है और उसका, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम, रिवार्ड पनिशमेंट एंड कंपनसेशन सिस्टम, एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा मॉड्यूल आएगा डी। मॉड्यूल डी एक क्रेडिट मैनेजमेंट से। क्रेडिट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो हम लोन करते हैं, जो हमारा क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा लैंडिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बारे में सारा कुछ इसमें बताया गया है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल क्या है क्रेडिट मैनेजमेंट के, हम किसी को कोई पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो हमको किस प्रकार के इसमें प्रिंसिपल्स हैं, और क्रेडिट अप्रेजल, एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, तो इनमें जो इनके जो डेटा दिए गए हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। ट्रेंड एनालिसिस, हमें ट्रेंड भी एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कौन सा ट्रेंड है, मतलब ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, लॉस में जा रही है कोई भी फर्म या कंपनी, या प्रॉफिट में जा रही है।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डेटाबेस। प्रेजेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम इसमें हम प्रोजेक्ट डेटा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं और उनके एनालिसिस, उनके जो रेशियो हैं उनको उनको इसमें हम एनालिसिस करते हैं। और सोर्सेस, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये हमारा क्या लिमिटेशन है, कैसा क्या है, वो हम इसमें सारा कुछ देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट प्रपोजल की मतलब क्रेडिट प्रपोजल का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे मतलब वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, या मैनेजमेंट अप्रेजल टेक्निक है। मतलब कि जो भी कोई भी क्रेडिट होता है वो बैंक में टू टाइप के क्रेडिट्स होते हैं। एक तो होता है टर्म लोन, जो जिसकी एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है और वो एक फिक्स टेन्योर में वापस करनी होती है। सेकंड लिमिट होती है जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, सीसी कह सकते हैं। मतलब जो रनिंग है, मतलब जो एक साल के लिए सेंक्शन की जाती है, आफ्टर 1 ईयर के बाद में उसको फिर से रिन्यू किया जाता है। तो हम लोन के बारे में इसमें बात करेंगे कि इसका क्या है, हमको कैसे लोन हमको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस अगर जो भी व्यक्ति जो भी पर्सन इसमें लोन की सीट पे काम करता है उसके लिए सारा बहुत ही इजी लगेगा कि क्लाइंट से हमें कैसे मतलब डील करना है, हमको क्या क्या देखना है, हमको कब उसको लोन को डिस्पर्स करना है, ये सारा कुछ हम इसमें आए अध्ययन करेंगे इसमें। और अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें हम सरफेसी हो गया, इस तरह से हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड कंपलसरी पेपर की। इसमें ये होता है आपका बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें मॉड्यूल ए जो होता है वो इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग मतलब इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉरेक्स बिजनेस हो गया, कि फॉरेक्स में एक्सचेंज रेट क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेशन क्या होते हैं, स्पॉट फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, क्रॉस रेट, इस क्या होता है, T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसके बारे में मतलब फॉरेक्स के बारे में हम इंटरनेशनल बैंकिंग में पढ़ेंगे। अब फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या आ जाएगा, जैसे एनआरआई अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट है, यानी जो इंटरनेशनल यानी जो हमारी कंट्री की बाउंड्री से बाहर की कंट्रियों से जो अकाउंट्स रिलेट करते हैं, तो उनको हम वो उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट, जैसे यूसीपीडीसी 600, ये हम इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। अब इसका मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल बी है रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि दोस्तों हम बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर हम मान लीजिए हम 10 लाख का लोन करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इन 10 लाख का 10 लाख हमारा वापस आ जाएगा। हो सकता है उसमें 2 लाख एनपीए भी हो जाए। तो हम ये जो मॉड्यूल आपका बी है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो इसमें क्या है कि हम रिस्क के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेन जो रिस्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया और ऑपरेशनल रिस्क हो गया। तो ये 3 प्रकार के रिस्क होते हैं। और उसके बाद में उसके मतलब डिफरेंट क्या होते हैं, मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब उनके सब टाइप होते हैं कह सकते हैं। जैसे रिस्क कॉन्सेप्ट इन बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि हम रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारा कुछ हम मतलब हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सा ही हो गया। इसका मॉड्यूल सी में दोस्तों आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेजरी मैनेजमेंट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट ऑफ अ बैंकिंग। इसमें हम कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन इंस्ट्रूमेंट इन द ट्रेजरी मार्केट में कि क्या कॉन्सेप्ट हैं और उसके फंक्शन क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कि नए फाइनेंशियल प्रोडक्टों को कैसे डेवलप किया जाए और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। सुपरविजन ऑफ मनी ट्रेजरी मैनेजमेंट का सुपरविजन कैसे हो। लिंकेज ऑफ द डोमेस्टिक ऑपरेशंस विद फॉरेन ऑपरेशंस, कि डोमेस्टिक जो ऑपरेशन है उसको फॉरेन ऑपरेशन से कैसे लिंक किया जाएगा। अब इसमें आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर मिक्स, प्राइसिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट आइटम्स को का इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट होती है, इसमें टू टाइप के आइटम होते हैं, एक ऑन बैलेंस शीट होते हैं, एक ऑफ बैलेंस शीट होते हैं। ऑन बैलेंस शीट वो आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट में मेंशन्ड होते हैं, और ऑफ बैलेंस शीट वो आइटम होते हैं जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होते हैं, बट वो बैलेंस शीट या हम कह सकते हैं फर्म को इफेक्ट करते हैं, फर्म के टोटल बिजनेस को करते हैं। जैसे बैंक गारंटी हो गई, क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट हो गए, एटसेट्रा। इसका जो मॉड्यूल डी है वो है बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट क्या होती है, इसके क्या पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से बैलेंस शीट के कंपोनेंट होते हैं। जैसे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल के क्या टाइप होते हैं, करंट एसेट क्या होती है, मतलब करंट एसेट क्या होती है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। फिक्स एसेट क्या होती है, टेंजिबल एसेट क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। तो ये सारा कुछ हम इसके बारे में मतलब पूरी बैलेंस शीट का इसमें अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के साथ साथ ही क्या करेंगे, इसमें वेरियस एनालिसिस के बारे में भी, जैसे करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो के बारे में बात करेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें मतलब देखेंगे। जैसे कि बैंक बैलेंस शीट कंपोनेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड एएलएम इम्प्लीमेंटेशन, आरबीआई गाइडलाइन, कि एक मतलब आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम एएलएम को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गैप एनालिसिस मैकेनिक्स अजप्शन एंड लिमिटेशंस, illustration of the actual gap report क्या होती है, the relationship between gap and income statement, funding, liquidity, trading, managing liquidity, contingency funding, business strategy, profit and profitability analysis, asset classification। मतलब ये हम ये हो गया। यानी हम मेन मतलब इसमें हमें मान के चलें कि हमको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या कंपोनेंट है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या रेशियो है। हम बैलेंस शीट से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी बिजनेस की क्या एक्चुअल स्टेटस क्या है, वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तीसरा मेन पेपर, जैसे कि दोस्तों मैंने बोला है कि इलेक्टिव होता है, तो आइए हम इसमें बात कर लेंगे रिटेल बैंकिंग के बारे में। क्योंकि रिटेल बैंकिंग आई थिंक ज्यादा इजीली पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग रिटेल में बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका हिस्ट्री एंड डिफिनेशन, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है रिटेल बैंकिंग की, और रिटेल बैंकिंग की डिफिनेशन क्या है। यानी मतलब जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग कहते किसे हैं, और विद इन द बैंक ऑपरेशन, और इसमें बैंक के ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो जैसे ऑपरेशंस इसमें बैंक के क्या होते हैं वो हम देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेलिंग कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कारपोरेट होलसेल, इसमें हम रिटेल बैंकिंग और कारपोरेट बैंकिंग के में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। ये इसका मॉड्यूल ए हो गया। मॉड्यूल ए में हम क्या करेंगे, एक तो हम हिस्ट्री देखेंगे कि रिटेल बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी बैंकों में इसके ऑपरेशंस क्या है, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और हमारी जो रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग या हम कह सकते हैं कारपोरेट बैंकिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा मॉड्यूल ए में आ जाएगा। सेकंड जो हमारा है वो मॉड्यूल बी है, इसमें रिटेल प्रोडक्ट, इसमें रिटेल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें रिटेल प्रोडक्ट का हम
रिटेल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि इसमें कार लोन, व्हीकल लोन, हाउस लोन, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। रिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू, सबसे पहले तो हम रिटेल प्रोडक्ट का ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, लायबिलिटी एंड एसेट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लायबिलिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन्स, क्रेडिट स्कोरिंग यानी क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रोडक्ट, वो सॉरी, इम्पोर्टेंट एसेट प्रोडक्ट्स क्या हैं, होम लोन एलिजिबिलिटी, पर्पस, अमाउंट्स, मार्जिन, सिक्योरिटी, डिसबर्समेंट, मोराटोरियम, प्रीपेमेंट, रीपेमेंट, कलेक्शन, ऑटो लोन, व्हीकल, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ऑटो लोन, व्हीकल, व्हीकल लोन, एलिजिबिलिटी, पर्पस, अमाउंट, क्या मार्जिन, क्या सिक्योरिटी, डिसबर्समेंट कैसे होगा, मोराटोरियम कैसे होगा, मोराटोरियम क्रेडिट अब देना है नहीं देना है, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का भी इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अमाउंट हम, कितनी अमाउंट हम दे सकते हैं, कैसे हम मार्जिन लेंगे, क्या सिक्योरिटी लेंगे, एटसेट्रा। मॉड्यूल सी, अब रिटेल बैंकिंग का जो मॉड्यूल सी है, मॉड्यूल सी के बारे में हम मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे कि मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ रिटेल प्रोडक्ट को, रिटेल प्रोडक्टों को हम कैसे सेल करेंगे, एमआईएस एंड अकाउंटिंग, रिटेल स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग, रिटेल स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, टाई अप विद द इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, एजुकेशन लोन, यानी वेरियस लोन्स, यानी कि हमारा जो वेरियस पे मार्केटिंग कैसी रहेगी, यानी हमारा किन किन फर्मों से, किन किन इंस्टीट्यूशन से मतलब टाई अप रहेगा लोन के लिए, कि आप ये लोन मेरा करवाओ तो हम आपको ये कमीशन देंगे, या हम हमारी इतनी लीड जनरेट होगी। डिलीवरी चैनल्स, डिलीवरी चैनल्स क्या होंगे, यानी जो लोन होगा वो डिस्बर्समेंट कहाँ से होगा, इसके लिए ब्रांचों को डेजिग्नेट किया जाएगा, या एक्सटेंशन काउंटर होंगे, एटीएम से लेंगे, पॉच मशीन से भी ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यानी ये सारा कुछ इसमें हम डिलीवरी चैनल में आ जाएगा। डिलीवरी चैनल में ब्रांचेस आ जाएंगी, बैंक ब्रांचेस आ जाएंगी, एक्सटेंशन काउंटर आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा, यानी जिससे हम मतलब कस्टमर पैसा निकाल सकते, तो ये डिलीवरी चैनल में आ जाएंगे। सेलिंग प्रोसेस इन रिटेल प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, customer relationship management role and impact of customer relationship management, stage in customer relationship management process, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, मतलब इसमें क्या कंप्लायंस है, हम इसको, जैसे हमने कोई लोन दिया है तो उस लोन के बारे में हमको कैसे क्या पता चलेगा कि ये हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसका सारा स्टडी हम इसके अंतर्गत करेंगे। मॉड्यूल डी, अब इसका रिटेल बैंकिंग का आपका मॉड्यूल डी आता है, इसमें अदर इशू के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग। अदर इशू, जैसे हमारा क्या सिक्योरिटी, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी ली है वो मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटी है, उसका क्या सिक्योराइजेशन है, हमको कैसे क्या मतलब कहाँ रजिस्टर करना है या क्या करना है। ट्रेड इन रिटेलिंग, न्यू प्रोडक्ट लाइक इंश्योरेंस, डीमैट सर्विस, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ब्लेथ मैनेजमेंट, रिवर्स मॉर्टगेज, ग्रोथ ऑफ ई बैंकिंग, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। इसमें मतलब जो मॉड्यूल डी जो है, मॉड्यूल डी में हम क्या पढ़ेंगे, रिकवरी ऑफ लोन्स भी पढ़ेंगे, इसकी क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हम रिटेल बैंक मतलब जो हमारा लोन खराब हुआ है हम कैसे कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, सूट फाइल करके, रिशेड्यूलिंग करके, रिकवरी प्रोसेस, सर्विस एटसेट्रा। तो ये हमारा रहा है कि मतलब ये जो रहा है हमारा रिटेल बैंकिंग। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें,